संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कौन से के अंदर है? आर्टिकल 29 से 30। आर्टिकल 29 में क्या है? पहले तो कितने प्रकार के अल्पसंख्यक हैं? 2 प्रकार के, एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक और एक भाषाई। धार्मिक अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है कब? 1952 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम 1952। उसके तहत क्या किया गया है? परिभाषित। कितने प्रकार के अल्पसंख्यक हैं? 6 प्रकार के। फिर भाषाई आधार पर इनका न तो किसी संविधान के अंदर उल्लेख है और न ही किसी एक्ट के अंदर उल्लेख है। फिर क्या बताए? धार्मिक अल्पसंख्यक, ये तो बता दिया। टीएम पाई फाउंडेशन ने क्या बताया? टीएम पाई फाउंडेशन कहता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक को तुम ब्रॉड लेवल पर क्या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मत देखो, राज्य के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखो। किसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखो? राज्य के अंदर। तुम भारत के आधार पर क्या नहीं करो, अल्पसंख्यक मत ढूंढो। जैसे कि पूरे भारत के अंदर इस्लाम क्या है, किसके अंदर है? अल्पसंख्यक के अंदर। क्यों? उनकी जनसंख्या कितनी कम है, ईसाइयों की कम है। लेकिन टीएम पाई फाउंडेशन 2007 के अंदर ने कहा कि ऐसा मत करो, राज्य के हिसाब से क्या देखो, अल्पसंख्यक ढूंढो। किसी राज्य के अंदर अगर हिंदू भी कम है तो उनको भी क्या दो? आरक्षण। ये जो भी या अल्पसंख्यक है क्या दो? दर्जा दो। और ये क्या करते हैं? पूरे भारत के लेवल पर तो सबको पता है कि ये हैं। किसी राज्य के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या कम हो सकती है, मुसलमानों की ज़्यादा हो सकती है, तो वहाँ पे मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं समझा जाए। क्या समझा जाए? बहुसंख्यक वर्ग समझा जाए। और ये क्या समझता है जो ओनली सेंटर बोर्ड वाला? ओनली पूरे भारत के अंदर क्या है, उनके भारत के अंदर जनसंख्या कितनी है उसके आधार पर क्या ढूंढता है? अल्पसंख्यक। और टीएम पाई फाउंडेशन ने क्या कहा? राज्य के आधार पर क्या करो? अल्पसंख्यकों का दर्जा दो। और इसे अभी तक लागू नहीं किया गया भाषाई इसमें। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। किनके वर्गों का हितों का? इसको खोल ले। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने वाले नागरिक को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि का क्या करने का है? संरक्षण करने का क्या है? अधिकार है। राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति व भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। किससे वंचित नहीं किया जाता? धर्म, जाति, मूल, वंश और भाषा। भारत के किसी भी भूभाग में रह रहे उससे किस किस का क्या है? अधिकार है? अपनी भाषा, अपनी क्या संस्कृति, अपनी भाषा और लिपि का क्या करने का? संरक्षण करने का। अल्पसंख्यकों के अंदर अपनी भाषा, अपनी लिपि क्या होती है? और संस्कृति। ये देवनागरी में ये ऐसे लिख रहे हैं, ये क्या है? लिपि। अगर कहीं ऐसे लिख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हलासन के अंदर, ऐसे नहीं लिखना है। कोई करता हो यहाँ से स्टार्ट ऐसे, अगर वो ऐसे करते हैं तो उसको ऐसी आपकी इनकी भाषा, अगर इनकी लिपि ऐसी है तो उसको क्या संरक्षण करने का क्या है? अधिकार। ऐसी नहीं है। अगर वो ऐसे लिखते हैं तो कि इनका कल्चर है तो वो आधे के अंदर इसको क्या कर दे? नेगलेक्ट कर दे। हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते इसको। आर्टिकल कौन सा पावर देता है? 29। तो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी रहने वाले, निवास करने वाले नागरिकों को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी लिपि को क्या करने का है? संरक्षण करने का क्या है? अधिकार है। और किस किस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा इनको? 4 आधारों पर। एक तो जाति, एक मूल वंश, एक धर्म और एक भाषा के आधार पर इन्हें प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। किसके अंदर? शैक्षणिक संस्थानों के अंदर। किसके अंदर? शैक्षणिक संस्थानों के अंदर। किस किस से? जाति, धर्म, मूल वंश और भाषा के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रह रहे किसी व्यक्ति को क्या करने का? अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी लिपि को संरक्षण करने का क्या है? अधिकार। आर्टिकल 29। आर्टिकल अब
30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को क्या है? अधिकार है। अनुच्छेद 30(1) के अंदर क्या है? भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का क्या है? अधिकार है। अपनी रुचि की किन किन को? भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को क्या करने का अधिकार है? अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है। अब 30(1) और 1 के अंदर क्या लिखा है? अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित संपत्ति को अनिवार्य अधिग्रहण संपत्ति क्षतिपूर्ति में रकम इतनी हो जाए अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकारों क्या हो? कमी ना हो। अब इसके अंदर क्या लिखा है कि अब इनको रुचि की स्थापना करने की तो क्या है? छूट है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की क्या है? अनिवार्य अधिग्रहण संपत्ति के द्वारा किसी की संपत्ति को अधिग्रहित कर लिया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति अगर उनको जितना नुकसान हुआ है वो क्या दें? इतना दें कि आर्टिकल 30 के अंदर क्या लिखा है कि वो अपनी मनपसंद की क्या कर सके? अपनी रुचि की क्या इस्टेब्लिश कर सके? शिक्षण संस्थान। ऐसा नहीं होता कि तुम थी तो 10 लाख दे दिए 2 लाख, ऐसे पूरे देंगे। और 14वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बात जोड़ी गई इसके अंदर। किसके संविधान संशोधन द्वारा? 14वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वां कब हुआ? 44वां संविधान संशोधन। 42वां 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978। और 30 के अंदर क्या लिखा है? आर्टिकल 30 के अंदर ये कल का पढ़ाया हुआ है, इसको तो बोल सकते क्या कर रहे हो? इसे वही चलो बात तो बताइए। बार बताई जो कि वो अपनी धर्म जाति संस्कृति की 30 के अंदर तो जो भाषाई और जो धार्मिक अल्पसंख्यक उनको अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्टैब्लिश करने की क्या है? अधिकार है। अगर ये अधिकार तो है, लेकिन बाद अगर अनिवार्य अधिग्रहण के अंदर क्या कर लिया गया? किसी संपत्ति को अधिग्रहित कर लिया गया तो उनको क्षतिपूर्ति की रकम कितनी होनी चाहिए? जो आर्टिकल जो 30 दिया गया है उसका क्या नहीं हो? आर्टिकल 30 में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनके आधार पर वो चीज़ें इस्टेब्लिश कर सके। ऐसा नहीं हो कि आर्टिकल 30 में जो लिख दिया वो इस्टेब्लिश कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके 10 लाख रुपए की थी पहले, रब दे दिए तुमने 2 लाख रुपए, अब वो चीज़ें कैसे इस्टेब्लिश हो? तो उनके क्या आर्टिकल 30 का क्या नहीं हो? हनन नहीं हो। आर्टिकल 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या पे जोड़ दिया गया? 300 के अंदर। अब ये मूल अधिकार न होकर क्या रह गया? संविधान। इसके तहत कोई व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया। कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं करने का मतलब क्या है? क्या? वो अगर वो कानून में निकाल दिया कि ये संपत्ति हमारी है तो उसमें जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। कानून के बिना कोई भी संपत्ति वैसे नहीं ले सकता है कि कानून में भी कोई चीज़ मेंशन नहीं है, फिर भी तुम आ गए बुलडोजर लेकर और उनको लेने लग गए कि ऐसा नहीं होगा, या कोई भी चीज़ वैसे नहीं कर सकते। अगर कानून में चीज़ लिखी हुई है तो क्या ले सकते हो? ले सकते, उसके अलावा नहीं ले सकते हो। 31(a) जनहित में राज्य किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है तथा यह सभी प्रकार के निजी व्यापारों का क्या कर सकता है? राष्ट्रहित। जनहित के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर किसी भी क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? अधिग्रहण कर सकता है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो? अधिग्रहण कर रहे हो तो आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? 31(a) का। इसलिए प्रदान की जाने वाली जो क्षतिपूर्ति उसको भी न्यायालय में क्या नहीं किया जा सकता? नहीं दी जा सकती। 31(b) में जिन अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में रख दिया उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाता। 31(c) के अंदर इसके तहत यदि अनुच्छेद 39(b) 39(c) की अगर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर कहाँ पे आर्टिकल 14 और 19 और 31 का क्या होता है? उल्लंघन होता है तो उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता, उस कानून को खारिज नहीं कर सकता और उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने प्रकार? ये किसने दिया? डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने क्या कहा कि ये क्या है? मूल आत्मा है। ये क्या है? हृदय किसका? संविधान का। इसके अनुसार मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। इतने जितने भी आपने को क्या दिए मूल अधिकार दिए, इनका उल्लंघन होता है तो हम कहाँ पे जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। यदि व्यक्तियों को मूल अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के क्या जारी करता है? कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कम कर दे इसका, 28 पे ले दे इसको।
बंदी प्रत्यक्षीकरण कितने प्रकार के जारी करता है? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लैटिन भाषा का क्या ये शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरीर को प्रस्तुत किया जाए। अगर किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से ये एक गैर कानूनी तरीके से क्या कर लिया जाता है? बंधक बना दिया जाता है, तो फिर उच्चतम न्यायालय ये रिट जारी करता है और उसकी क्या करता है कि उसको प्रस्तुत किया जाए, से शरीर क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। दूसरा क्या था? परमादेश। अगर कोई व्यक्ति क्या नहीं कर रहा हो? सरकारी कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा हो, तो उसके कर्तव्यों को पालन करने के लिए क्या किया जाता है? आदेश दिया। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हाँ, अब तो फिर इसको आदेश देते हैं। फिर बाद के अंदर क्या होता है? कोई भी सरकारी कार्यों का नहीं कर रहा है, कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, तो उसको क्या देते हैं? आदेश की ये कार्य तुम करो। पहले क्या था? इनएक्टिव, अब क्या हो गया? वो एक्टिव। पहले क्या था? निष्क्रिय, अब क्या हो गया? सक्रिय। वो निष्क्रिय को क्या करता है? सक्रिय करता है। अब जो तीसरा जो इसके अंदर था वो कौन सा था? प्रतिषेध। इसके अंदर ये ओनली उच्चतम न्यायालय, ये मतलब ये जो सेकंड है वो किस किस के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? किसी निजी संस्था और उनके भी राज्यपाल, राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा, और जो संविधाओं पे कार्य कर रहे हैं उनके आधार पर उनको भी नहीं किया जा रहा है। संविधान में क्या होते हैं? जो ओनली क्या कर रहे हैं? योगदान दे रहे हैं किसके अंदर? कोई भी संविदा के अंदर लग के अपनी इच्छा से कि मैं क्या करना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ या ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। अगर वो पढ़ाना चाहते वो करें, अगर वो नहीं करे तो नहीं करे। उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है कि तुम्हें क्या करो, कार्य करो ही। समझे? और जो प्रतिषेध के अंदर ये ओनली उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय को क्या करता है? जारी करता है। ये अगर उच्चतम निम्नतम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके क्या करता है? कार्य करता है, तो ये उसके ऊपर क्या लगाता है? रोक लगाता है। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। अब ये क्या कर रहा है? एक्टिव को क्या कर रहा है? इनएक्टिव कर रहा है। नहीं, एक्टिव को इनएक्टिव कर रहा है ना। और फिर बाद के अंदर ये किसी निजी व्यक्ति के संबंध जारी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। संस्था के विरुद्ध नहीं कर सकता। ओनली फॉर न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के ना, ओनली निम्नतम न्यायालय के। उच्चतम न्यायालय किसको जारी करता है? निम्नतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय ओनली फॉर। और क्या है? चौथा है उत्प्रेषण। ये कौन जारी करता है? न्यायालय जारी करता है। अब किस में? अगर उस निम्नतम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से जाके क्या करता है? बाहर कार्य करता है। अब बाहर कार्य करने पर उसको ये तो बोलता है कि तुम ये मत करो, और अपने पास ही क्या मंगा लेता है उस बिल। अब सुनवाई खुद सुनवाई करने के लिए उसको अपने पास बुला लेता है। फिर बाद के अंदर ये होता है सुनवाई। ये ओनली फॉर किसके विरुद्ध जारी कर सकता है? इसके अंदर एक और दे रखा है कि ये ओनली ये एक कौन सा संविधान संशोधन है उसके आधार पर कि कार्यपालिका के विरुद्ध भी क्या कर सकता है? जारी किया जा सकता है। ये ओनली निम्नतम उस न्यायालय के और कार्यपालिका के विरुद्ध क्या किया जा सकता है? इसको जारी किया जा सकता है। फिर पांचवा क्या है? अधिकार प्रथा। क्या है? अधिकार प्रथा। कोई व्यक्ति क्या नहीं है? योग्य नहीं है, और फिर भी क्या कर रहा है? उसे पद दिया जा रहा है, तो उसको क्या किया जा सकता है? उठाया जा सकता है। अब एक डिबेट आती है इसके अंदर, किस के अंदर? एक तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण के मध्य दोनों ही क्या जारी किए जा रहे हैं? ये दोनों किनको जारी किए जाते हैं? हाँ, इसके अंदर जो प्रतिषेध है ये तो क्या किया जाता है? निम्नतम न्यायालय को क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। ये उत्प्रेषण भी निम्नतम न्यायालय को जारी किया जाता है, लेकिन इसके अंदर वो उच्चतम न्यायालय अपने पास सुनवाई के लिए क्या बुला लेता है उसको? निम्नतम न्यायालय सुनवाई खुद ही करता है। इसके अंदर तो अपने पास नहीं बुलाता किसी भी मामले को। किसके अंदर? प्रतिषेध के अंदर। लेकिन उत्प्रेषण के अंदर मामले को भी अपने पास बुला लेता है। जारी तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही जारी करता है। किसको? हाई कोर्ट को। ओनली यहाँ पे जारी करता है। ये क्या करता है? एक्टिव को इनएक्टिव करता है। ये एक्टिव को इनएक्टिव तो करता है, और साथ साथ अपने मामलों को कहाँ पे बुला लेता है? अपने पास बुला लेता है। किसके पास? उच्चतम न्यायालय के पास। ये कार्यपालिका के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। कौन सा? प्रतिषेध। लेकिन उत्प्रेषण कार्यपालिका के विरुद्ध भी किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। ये इसके अंदर क्या है? डिबेट है। अधिकार।
ये देखिए, इसमें केवल निम्नतम न्यायालय को रोका जाता है। इसमें रोकने के साथ साथ न्यायालय केस अपने पास भी मंगवा लें। ये रिट केवल सुनवाई के दौरान जारी की जाती है। ये मामले की सुनवाई के दौरान व सुनवाई के बाद भी क्या की जा सकता है, जारी। ये केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, ये न्यायपालिका व कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध जारी किया गया था। इसमें ये जो कौन सा है प्रतिषेध, ये रिट केवल सुनवाई के दौरान ही क्या करता है, जारी करता है। क्योंकि सुनवाई चल रही होगी, सीधी सी बात है, जब सुनवाई चल रही होगी तभी तो रोकेगा। लेकिन ये मामले सुनवाई के दौरान वो सुनवाई के बाद भी जारी। अगर ये हो गया, मामला पूरा हो गया, लेकिन फिर बाद में भी लगा उच्चतम न्यायालय को क्या कि ये न्यायालय ये रिट क्या नहीं दिया, फैसला से, तो ये अपने पास बुला लेता है। और इसके अंदर प्रतिषेध सुनवाई आई हाँ, फिर अधिकार पर्चा तो हो गया था, ये तो हो गया। सर्वोच्च न्यायालय रिट कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हुए जारी करता है, 32। और उस न्यायालय कौन से का, 226। सुप्रीम कोर्ट जारी करने के लिए क्या है, बाध्य है। हाई कोर्ट जारी करने के लिए बाध्य है क्या, नहीं है, क्योंकि 32 क्या है, मूल अधिकार, इसलिए क्या है, बाध्य। और 226 मूल अधिकार नहीं, इसलिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन के मामले में रिट जारी कर सकता है। किसके मामले में, ओनली मूल अधिकारों के हनन। और हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ अन्य मामलों में क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के सामने मूल अधिकारों निलंबित हो जाए तो आर्टिकल 32 में निलंबित होता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। तो क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं, निलंबित होते हैं। और पूरा संविधान ऐसे निलंबित नहीं, क्या होते हैं, ओनली मूल अधिकार। मूल अधिकारों के अंदर ही क्या आता है, आर्टिकल 32। तो फिर बाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी इस रिट नहीं जारी कर सकता, क्योंकि मूल अधिकारों को क्या हो गया, वे हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 226 क्या नहीं होता, निलंबित नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल ओनली क्या होते हैं, मूल अधिकार निलंबित होते हैं, न कि पूरा संविधान और आर्टिकल। हाई कोर्ट आपातकाल में रिट जारी करने की शक्ति रहती है। समझ में आएगी। राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी सिस्टम हो तो अपने को मूल अधिकार छीन लेते हैं। मूल अधिकार क्या है अपने को, कि बाद के अंदर आपको बोलने से रोका जा सकता है, फ़ोन आपका टैपिंग किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें किए जा सकते हैं जो मतलब नॉर्मल लाइफ के नहीं की जा सकती। नॉर्मल लाइफ के अंदर आपके साथ गरिमापूर्ण जीवन के साथ गरिमापूर्ण क्या होता है, व्यवहार होता है। लेकिन वो आर्टिकल 21 लगभग क्या नहीं होता, आपातकाल के समय निलंबित नहीं होता, क्योंकि आपको जीने का अधिकार। लेकिन आपको बोलने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कहीं पे सम्मेलन होने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। संघ बनाने से आपको रोका जा सकता है। आपको इस प्रकार से सारी चीज़ की जा सकती है। तो ये आप उस टाइम आपके मूल अधिकारों क्या होता है, हनन। इसलिए सरकार क्या करती है, मूल अधिकारों को क्या कर देती है, निलंबित कर देती है, कि जब तक यहाँ पे आपातकाल लगा है तब तक आपको मूल अधिकार नहीं है। क्योंकि आप फिर बाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे नहीं जाओगे। अगर आपको मूल अधिकार रहेंगे तो आपको बोलने से बंद किया जा रहा है, तो आप सीधा सा क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाएगा तो आपको उस सरकार को क्या करना पड़ेगा, आपको बोलने दिया जाएगा। आपका बोलना उस टाइम उचित नहीं हो, या कोई बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मतलब उस टाइम के अंदर क्या कर रहे हो, राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर क्या चल रहा है, राष्ट्रीय आपात कितने आधारों पर लग सकता है, कौन कौन से हैं, 352, 356 और 300। क्या क्या लिखा है उनके अंदर, मतलब कौन कौन से आधार हैं। एक तो कोई बाहरी क्षेत्र से, कोई बाहरी देश क्या कर दे, आक्रमण कर दे, ये तो 352 के अंदर। और 356 के अंदर क्या है, आंतरिक भाग के अंदर क्या है, सशस्त्र क्या हो जाए, मतलब हथियारों को लेके क्या हो जाए, मतलब हथियारों से क्या करने लग जाए, विद्रोह। और तीसरे के अंदर क्या है, अगर क्या वित्तीय संकट आ जाए, किसके अंदर, भारत के अंदर, तो बाद में क्या लग सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या होते हैं, मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। अगर निलंबित हो गए तो आर्टिकल 32 भी क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा, क्योंकि यही भी क्या है, मूल अधिकार का एक पार्ट है। मूल अधिकार के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक। अब मूल अधिकार निलंबित करेंगे 12 से 35 करेंगे, और जिसके अंदर 32 भी क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। अब ये 32 है ही नहीं तो क्या तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो क्या, अगर 32 होता ही नहीं तो क्या हम इनके अंदर मतलब कोई भी हमारे क्या आता है, मूल अधिकारों का हनन करते हैं, हम कहीं पे जा सकते थे क्या, कोई बस थी क्या जो हमें उच्चतम न्यायालय तक लेके जाती। आर्टिकल 32 होता ही नहीं, बस नंबर 32 चलती नहीं तो हम जा पाते क्या। हाँ, तो इसलिए अगर उसको आपातकाल के समय क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो भी नहीं जा पाएंगे। तो फिर लेकिन 226 निलंबित नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। और यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या निलंबित होते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार। अब अनुच्छेद 33 क्या है, संसद
सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, माफिया, एजेंसी व अन्य के मूल अधिकारों में क्या कर सकती है? कटौती कर सकती है। क्या कर सकती है? कटौती कर सकती है। सीधी सी बात है। पुलिस क्या है? अर्धसैनिक, कोई आर्मी हुई, पुलिस हुई, और क्या है? खुफिया एजेंसी, अन्य के मूल अधिकारों में क्या की जा सकती है? कटौती की जा सकती है। अगर उनको भी आपके जैसे अधिकार दिए गए, आपको वहाँ पे मतलब आर्मी वालों को बोल दिया कि तुम भी धरना कर सकते हो, फिर बाद के अंदर आर्मी का संतुलन बना रहेगा क्या? तो उनके मूल अधिकारों में क्या करते हैं? कटौती करते हैं। जिस प्रकार से तुम कर सकते हो, वो कुछ बोल भी नहीं सकते ऐसे कि हर कोई कुछ भी बोल दे। तुम जैसे स्वतंत्र तरीके से क्या कर सकते हो? अभिव्यक्ति कर सकते हो, वो आर्मी वाले ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देश की शांति, अखंडता और उनको सुनिश्चित करने का उनका क्या होती है? उनकी जिम्मेदारी होती है। उनके अंदर कुछ उनको क्या करते हैं? मूल अधिकारों को काटा जाता है। किसके आधार पर? अनुच्छेद 33 का प्रयोग करते हुए। अगर अनुच्छेद 33 नहीं होता तो क्या होता? आर्मी वालों को भी सारी चीज़ वो करने का वो अधिकार होता है जो हम करते हैं, लेकिन वो नहीं करते। कौन से आर्टिकल के कारण नहीं करते? आर्टिकल 33 के कारण। तो क्या है? संसद सशस्त्र बलों, जिनके पास क्या होते हैं? हथियार होते हैं, उनमें जो हथियार रखने वाले जितने भी सैनिक हैं उनको क्या मूल अधिकारों में क्या कर सकती है? कटौती कर सकती है। अर्धसैनिक बलों वालों को क्या कर सकती है? पुलिस वालों में भी क्या कर सकती है? खुफिया एजेंसी, रॉ और इनके अंदर भी क्या कर सकते हैं? अधिकारों में क्या कर सकते हैं? कटौती कर सकते हैं। आर्टिकल 34, जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि मार्शल लॉ लागू है वहाँ मूल अधिकारों में की जा सकती है कटौती की जा सकती है। कहाँ पे कटौती की जा सकती है? जहाँ पे मार्शल लॉ लागू। मार्शल लॉ क्या होता है? सेना का शासन लागू कर दे। जहाँ पे क्या कर दे? सेना का शासन। जैसे मणिपुर के अंदर क्या चल रहा है? विरोध चल रहा है वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या होता है? अब न्याय जो प्रशासनिक व्यवस्था और ये सारी व्यवस्था क्या है? वहाँ पे ठप है, चल नहीं पा रही। तो वहाँ पे अब क्या है? हम वहाँ पे लगा देंगे क्या? मार्शल लॉ, सेना का शासन, जिसके अंदर अब जो आपके अधिकार हैं वो वहाँ पे छीन लिए जाते हैं। वहाँ मूल अधिकारों में क्या की जा सकती है? कटौती की जा सकती है। जहाँ पे क्या है? मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब मणिपुर के अंदर 5 जगह क्या लगा हुआ है? मार्शल लॉ लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? वहाँ की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। अब वहाँ पे क्या है? विद्रोह हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर पुलिस उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब उनको बोलने भी देना है, संगठन भी बनाने देना है, सम्मेलन भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है? जो विद्रोह है और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आर्टिकल 34 का प्रयोग करो और उनके मूल अधिकारों में क्या करो? कटौती करो। उनको एक जगह इकट्ठे मत होने दो, सम्मेलन मत करने दो, धरना मत करने दो। अगर ये सब नहीं करना है तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करना होगा? 34। अब सीधा आर्टिकल तो आप ऐसे तो उनके क्या नहीं कर सकते? संघ बनाने से आप रोक नहीं सकते, ना आप उनको बोलने से रोक सकते हो, ना उनके और कुछ करने से रोक सकते हो। अगर आपको रोकना है, अगर कानून व्यवस्था को आपको इस्टेब्लिश करना है वहाँ पे, क्या है? वो तो एकदम क्या हो रहे? गुंडे हुए फिर रहे हैं, ना तो किसी चीज़ को मानते हैं ना। लेकिन अब उनके हिसाब से आम आदमी की तरह उनके साथ क्या किया जाए? ट्रीटमेंट किया जाए, तो फिर बाद के अंदर वो तो बाज नहीं आएंगे अपनी हरकतों से। इसलिए क्या करते हैं? हम आर्टिकल वहाँ पे क्या कर देते हैं? 34 लगा देते हैं। और कहाँ पे क्या लगा देते हैं? मार्शल लॉ। मार्शल का मतलब होता है सेना का शासन। सेना का शासन के अंदर क्या कर सकते हैं? मूल अधिकारों के अंदर जहाँ पे भी क्या लगा है? ये जैसे 1 2 3 4 5 जगह हैं और यहाँ पर ये और जगह। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मार्शल लॉ लगा हुआ है। कहाँ पे? इन जगहों पे। कौन सी जगहों पे? इन तीनों जगहों पे क्या लगा हुआ है? मार्शल लॉ। और यहाँ पे नहीं लगा हुआ। इनमें क्या अंतर है? यहाँ पे मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे क्या है? मार्शल लॉ लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ। अब इनके अंदर क्या अंतर है? यहाँ पे तुम किसी व्यक्ति को सम्मेलन करने से मना कर सकते हो क्या? नहीं। किसी को संगठन बनाने से मना कर सकते हो क्या? किसी को बोलने से मना कर सकते हो क्या? लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति को सम्मेलन बनाने से क्या कर सकते हो? मना कर सकते हो। संगठन बनाने से क्या कर सकते हो? मना कर सकते बोलने से क्या कर सकते हो? हो। मना कर सकते ये किसके कारण हुआ? मार्शल लॉ। क्या है यहाँ? मार्शल लॉ, सेना का शासन। सेना के शासन के। अब ये या कहीं भी व्यक्ति को शक के आधार पर भी क्या कर सकता है? गिरफ्तार। गिरफ्तार। यहाँ पे कोई शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये क्या है आपकी? मार्शल मार्शल लॉ। यहाँ ये क्या है? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? सेना के साथ। समझ में आई? चले आगे। थोड़ा बहुत अगर समझाना चाहते और तुम्हारा तो हो गया ख़त्म हो गया ना? 35 तक हो रहा है क्या कुछ? 35। अच्छा 35 वाला है। मार्शल लॉ, इसके अंदर मैं डिफरेंस बता देता हूँ क्या क्या है ना।
और अलग से लिखा मार्शल लॉ सैन्य क्या होता है, कानून होता है, और राष्ट्रीय आपातकाल। अब क्या है, एक तो होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर भी क्या लगता है, सेना आ जाती है, और यहाँ पे मार्शल लॉ के अंदर भी सैन्य कानून। अब इनके अंदर क्या है, दोनों के अंदर अंतर क्या है, तो देखो ये सिर्फ मूल अधिकारों को क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन, मार्शल लॉ ओनली वो कौन को इम्पैक्ट करता है, मूल फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल ये न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करे बल्कि केंद्र और राज्यों के संबंधों को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके अलावा राजस्व वितरण एवं निकाय शक्तियों को भी प्रभावित करने के साथ संसद का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। किसके अंदर, आपातकाल के अंदर। अगर संसद का क्या होगा, कार्यकाल, जैसे मोदी का टर्म 5 साल का हो गया लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो बाद के अंदर अगर राष्ट्रीय का आपातकाल जब तक नहीं हटता तब तक हम कार्यकाल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल देश के अंदर बढ़ा सकते हैं क्या। यह सरकार व साधारण कानून न्यायालयों को निलंबित करता है। यह सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालय को क्या करता है, निलंबित। ये सरकार को क्या कर देता है, जहाँ पे मार्शल लगा हुआ वहाँ पे सरकार की कुछ नहीं चलती। और किसका, और कानूनी न्यायालय को क्या करता है, साधारण, ओनली साधारण। जो बड़े होंगे, जो बड़े डिसीजन होंगे तो वो तो सरकारी, लेकिन छोटे मोटे सारे डिसीजन कौन लेगा, मार्शल लॉ के अंदर जो वहाँ पे सेना लेगी। यह सरकार एवं सामान्य कानूनों एवं न्याय को जारी रखता है। जहाँ आपातकाल लगता हुआ है वहाँ पे सरकार की चीज़ें, सारी चीज़ें कौन करती है, सरकार करती है, लेकिन वहाँ पे क्या लगा होता है, ओनली आपातकाल लगा होता है। इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। जैसे मणिपुर के 5 क्षेत्रों के अंदर क्या किया जा सकता है, इसको लागू किया, मतलब ऐसे कोई भी क्षेत्र के अंदर विशेष क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, लागू। लेकिन इसे पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में भी लागू किया जा सकता है। इसे मार्शल लॉ को पूरे देश के अंदर लागू नहीं किया जा सकता। यह कानून व्यवस्था को भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। कौन, मार्शल लॉ। और यहाँ पे अगर कोई चीज़ यहाँ पे बिगड़ी, यहाँ पे जयपुर के अंदर व्यवस्था बिगड़ेगी तो बाद के अंदर यहाँ पे मार्शल लॉ लगा के क्या कर सकते हैं, कानून व्यवस्था को बहाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बहाल कर दें। ये सिर्फ 3 आधारों पर ही लागू होता है, युद्ध और बाहरी आक्रमण, शस्त्र विध्वंस। आपातकाल कितने आधारों पर लगता है, 3 आधारों पर। कोई तो बाहरी आक्रमण हो जाए या शस्त्र या विद्रोह हो जाए और क्या हो जाए, वित्तीय। इसके लिए संशोधन में संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, ये क्या अव्यक्त है। कौन, मार्शल लॉ। इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, मामूली सरकार लगाती है। संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है, ये क्या सुस्पष्ट है, और आर्टिकल 352 356 में पूरी प्रोसेस इनकी लिखी हुई है। और आर्टिकल 34 में सीधा इतना सा लिखा हुआ है कि कोई भी प्रशासनिक कोई भी व्यवस्था भंग हो रही है वहाँ पर क्या लगा सकते हो, मार्शल लॉ लगा सकते हो। इसका इतनी सी चीज़ लिखी है। मार्शल लॉ संविधान में व्याख्या नहीं की। मार्शल लॉ भारतीय मौलिक तत्व है। अनुच्छेद 35 आर्टिकल 35 मूल अधिकारों में कटौती का अधिकार केवल किसको है, संसद को है। किसको है, मूल अधिकारों के अंदर अगर कोई रिड्यूस कर सकती किसको, फंडामेंटल राइट्स को, तो कौन कर सकते हैं, ओनली पार्लियामेंट। कौन, पार्लियामेंट। संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकारों को क्या कर सकती, मूल अधिकारों को कटौती कर सकती है। संविधान में जिन मूल अधिकारों में कटौती का प्रावधान है संसद उन्हीं में क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कटौती का कोई प्रावधान ही नहीं है वहाँ पे क्या कर दे, कटौती। अब कटौती का प्रावधान कहाँ पे है, जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि लागू हो। आपातकाल लगने पर ओनली मूल अधिकारों की बात करनी है। आर्टिकल 33 पढ़ा, उसके अंदर क्या था, जिन क्षेत्रों में सैन्य, जब आर्टिकल 33 में ओनली अर्धसैनिक पुलिसों को खुफिया एजेंसी क्या मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है। ओनली वहाँ पे ही कर सकती है। ऐसे नहीं कि तुम ये यहाँ पे किसी को भी मूल अधिकारों के अंदर कटौती हो। ओनली 33 और 34 में जो चीज़ मेंशन है उसी के अंदर क्या कर सकते हैं, कटौती कर सकते हैं। हर किसी के अंदर क्या नहीं कर सकते, कटौती नहीं कर सकते। 34 के अंदर तो मार्शल लॉ लग जाता है, तो वैसे क्या जाती है, मूल अधिकारों में क्या जाती है, कटौती। और आर्टिकल 33 के अंदर क्या हो जाता है, कोई भी अर्धसैनिक बल है, कोई खुफिया एजेंसी है, कोई भी पुलिस है, कोई भी सशस्त्र वाले क्या है, सैनिक है, उनके अधिकारों में क्या किया जा सकता है, कटौती की जा सकती है। तो आर्टिकल 35 के अंदर क्या है, संविधान में जिन मूल अधिकारों में कटौती का प्रावधान है उन्हीं में संसद क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 33 और 34। अनुच्छेद 35A, अनुच्छेद 35A, हाँ इन अंतर्गत अनुच्छेद 35A
1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा क्या गया है, ये जोड़ा गया है। किसके आदेश द्वारा? राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के लिए क्या था? विशेष प्रावधान था। पहले विशेष प्रावधान क्या थे जम्मू कश्मीर के लिए? उनका अलग से क्या था? एक झंडा। फ्लैग था। उसकी मतलब वो गवर्न करते अलग संविधान से। क्या करते थे? अलग संविधान से। पूरे भारत के लिए क्या है? एक संविधान। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है? एक संविधान। दूसरा अपना। और झंडा भी क्या है? अलग। दूसरा। ये और पूरे भारत के लिए झंडा क्या है? एक। जम्मू कश्मीर वालों के लिए क्या है? अलग से झंडा। ये अच्छी बात है क्या? मैं ये तो हटा दिया फिर इसको। जम्मू कश्मीर के लिए क्या थे पहले? विशेष प्रावधान। जम्मू कश्मीर में कोई बाहरी आके क्या नहीं कर सकता था? ज़मीन भी नहीं खरीद सकता था। क्या नहीं खरीद सकता था? जमीन। अब ये सारे अधिकार हम भारत के अंदर कहीं पे भी जाके क्या कर सकते हैं? ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या थे? विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। कब जोड़ा गया? 1944। राष्ट्रीय स्थायी निवास, ये वहाँ के लोग क्या करेंगे? निवास। अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार। राज्य की नौकरी के आवेदन 2019 में राष्ट्रपति ने आदेश द्वारा क्या कर दिए गए? हटा दिया। आदेश द्वारा ही जोड़ा था 1954 में। 2019 में आदेश द्वारा ही क्या कर दिया गया? इसको हटा दिया गया। वे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं वो कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15 के अंदर क्या है? कि वो प्रोहिबिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। धर्म के आधार वो किसी जाति धर्म मूल जाति आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 के अंदर भी क्या है? यही है। सरकारियों के अंदर स्पेशल प्रोविजन ओनली भारतीय सिटीजन्स को देंगे और किसी को नहीं देंगे। और क्या है? भारतीय को क्या किया जाएगा? अगर भारत के अंदर क्या बच्चे गरीब हैं, महिलाओं को और इनके लिए विशेष प्रोटेक्शन या आरक्षण या ओनली फॉर किन को दिया जाएगा? भारतीयों को ही दिया जाएगा। 19 के अंदर क्या है? ओनली अभिव्यक्ति का फोन के टैपिंग के विरुद्ध ये सारे अधिकार किनको दिए जाएंगे? ओनली भारतीय। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से अपराध करके इधर आ गया और फिर बाद के अंदर ये अधिकार है उसको क्या नहीं किया जाएगा? फ़ोन टैपिंग नहीं किया जाएगा। अरे यहाँ पे वो आके बैठ जाए कि ये मेरा मूल अधिकार है। ना, ये क्या नहीं है? आर्टिकल 19 तुम्हारा मूल अधिकार नहीं है। ओनली किसके लिए? इंडियन सिटीजन्स के लिए क्या है? आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, 14 नहीं, और आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के लिए क्या भी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक के क्या होंगे? भारत के अकाउंट होंगे, किसी अन्य के नहीं वहाँ पे। और 30 के अंदर क्या है? जो विशेष प्रावधान किए गए इस्टेब्लिश करने के लिए माइनॉरिटीज़ को क्या इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं? इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो ओनली किसको राइट्स है? ओनली इंडियन सिटीजन्स को, अन्य को नहीं है, अदर्स क्या को नहीं है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 किसके? भारतीय नागरिकों के है अनुच्छेद है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन लिख रखे के अनुच्छेद कौन से का प्रयोग करते हुए? आपातकाल से मूल अधिकारों क्या हो सकता है? निलंबन हो सकता है। अनुच्छेद 358। ये चीज़ कहाँ पे लिखी हुई कि आपातकाल के समय क्या कर दो? मूल अधिकारों को हटा दो। तो कहाँ पे लिखी हुई? आर्टिकल 358। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः ही क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा स्वतः ही क्या? आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा? अबलिश हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आपातकाल के अंदर सब बंद हो जाते हैं और इसमें तो अधिकार दिए गए। हाँ, उसके अंदर आर्टिकल 19 के अंदर क्या बोला है कि तुम क्या कर सकते हो? सम्मेलन कर सकते हो। अगर कोई अब यहाँ आया, राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, ऐसे मान लो कोई यहाँ पे भगदड़ हो रखी है पहले से ही, और वहाँ पे क्या है? आपातकाल लगा दिया, और पहले आर्टिकल 19 हो, वो तो सम्मेलन करके आप और भी चीज़ों भगदड़ को क्या करें? बढ़ा रहे हैं, संगठन बना के क्या करें? बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे क्या करो? राष्ट्रीय आपातकाल लगे, तुम संगठन बनाओगे नहीं तो क्या होगी? थोड़ी बहुत शांति तो आएगी। संगठन में क्या होती है? शांति। शक्ति। संगठन में क्या होती है? शक्ति। संगठन बना के और भी ज़्यादा क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अब तुम उनको आर्टिकल 19 क्या हो जाता है? स्वतः ही क्या हो जाता है? जैसे आपातकाल बोला वहाँ से क्या होता है? आर्टिकल 19 क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है। फिर 44वां संविधान संशोधन। यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता तो अनुच्छेद निलंबित नहीं होगा। सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर यहाँ पे क्या हुआ? सशस्त्र विद्रोह हुआ, किसके अंदर? भारत के अंदर। तो उसके अंदर क्या नहीं होगा? राष्ट्रीय आर्टिकल 19 क्या नहीं होगा? निलंबित नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? से विद्रोह तो हो रही है, अब क्यों नहीं? ऐसा हो सकता है कि कोई बात सरकार की कोई पॉलिसी हो, उसको लेके सरकार ने मानी नहीं। पहले तो आराम से वो क्या कर रहे थे? धरने कर रहे थे, ऐसी चीज़ मान रहे थे। लेकिन बाद के अंदर सरकार ने उस चीज़ को नहीं माना,
अब उन्होंने क्या किया, बड़े लेवल पे क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। अब आर्टिकल 19 क्या हो जाए उनका, निलंबित हो जाए। किसके क्या हो जाए, निलंबित हो जाए। अब फिर बाद के अंदर सरकार तो बात भी नहीं मान रही, अब उनको क्या नहीं करने देगी, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देगी। अब क्या करेगी, सीधा उनको क्या करेगी, जेलों के अंदर डाल देगा आर्टिकल 19 का प्रयोग करते हुए। लेकिन बाद के अंदर अगर सशस्त्र विद्रोह से अगर कोई चीज़ स्टार्ट हुई है तो उसके क्या नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 19 सप्ताह क्या नहीं होगा, निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 359, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अन्य अनुच्छेदों को क्या कर सकता है, अगर ओनली मूलाधिकार राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या होते हैं, मूलाधिकार निलंबित होते हैं। उनमें 19 तो क्या हो जाता है, सप्ताह क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह से अगर क्या हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो क्या नहीं होगा, निलंबित नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद 359 के अंदर क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अन्य अनुच्छेदों को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। कोई अन्य अनुच्छेद उनको क्या करना हो, निलंबित करना हो तो कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करना होगा, 359 मूलाधिकारों के अलावा। 44वां संविधान संशोधन 1978, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। और मूल अधिकारों को सबको क्या कर सकते हो तुम, निलंबित नहीं कर सकते हो। लेकिन 20 और 21 क्या है, बेसिक नीड है। 20 के अंदर क्या है, दोष सिद्धि के समय क्या है, संरक्षण दिया गया है उनको। एक व्यक्ति को 2 बार क्या नहीं की जा सकती, सजा नहीं कर सकती। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लिया तो 24 घंटे के अंदर क्या पे मजिस्ट्रेट के अंदर पेश किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ रहे हैं तो उसके पास कितने अधिकार होंगे, 3। कारण जानने का क्या होगा, अधिकार होगा। वकील से परामर्श करने का क्या होगा, अधिकार होगा। 24 घंटे के पास मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने का क्या होगा, अधिकार होगा। ये सारे क्या अधिकार हैं, किसके अंदर हैं, अभी इसके अंदर। 21 के अंदर क्या, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता, गरिमापूर्ण जीवन जीने से क्या नहीं कर सकते आप, बाध्य नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तब तुम नालियों के अंदर क्या करो, जीवन जियो, ना। जीवन तो तभी क्या जीना है, गरिमापूर्ण जीवन जीना है। तो आर्टिकल 20 और 21 को क्या नहीं किया जा सकता, ओबोलिश नहीं किया जा सकता। और 19 से होते ही क्या हो जाता है, ओबोलिश हो जाता है। अगर सशस्त्र विद्रोह से अगर कुछ चीज़ स्टार्ट हुआ तो 19 ओबोलिश होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये सब हो गए। कौन से मूल अधिकार हैं जो मतलब ओनली भारतीयों के लिए हैं, आर्टिकल 16, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 नहीं क्या, 33 कहाँ पे से लगा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। 33 तो क्या है, मार्शल लॉज के अंदर ना, मार्शल लॉ ने अधिकारों में क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। अर्धसैनिक पुलिस वालों को क्या। 34 के अंदर क्या है, ओनली ऐसे बोला था मैंने कि भारतीय किन के लिए, भारतीय के लिए क्या उपलब्ध हो। कटौती तो किस में की जा सकती है, ओनली 33 और 34 के अंदर। 16 के अंदर लिखा रखा है उसके अंदर, तुम्हारे अंदर लिखा रखे क्या, तो 16 के अंदर क्या है, 16 के अंदर भाई जो भाषा के आधार पर वो अरे के आधार पर भेदभाव नहीं किया तो जाएगा, भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। इसके आगे हैं मतलब मेन पॉइंट। और क्या है, नौकरी के अंदर क्या देंगे, आरक्षण। चल और अचल संपत्ति को, हाँ ये तो नहीं, आरक्षण किस में देंगे, नौकरियों के अंदर। बच्चों को भी क्या देंगे, आरक्षण। ये सारी चीज़ें कहाँ पे है, इंदिरा साहनी केस के अंदर क्या बोला उन्होंने, 50% से आरक्षण बैकलॉग बनने के लिए इनको लिए क्या दिया जा सकता है, आरक्षण। ये सारी चीज़ें किसके अंदर है, वो है। तो वहाँ पे क्या की जा सकती है, आरक्षण के अंदर कटौती कर दे तो 16 का अपने आप ही क्या हो गया, क्या हो गई। अगर किसी को आरक्षण दे रहे थे उसको आरक्षण बंद कर दिया तो क्या हो गई, वो उल्लंघन 16 का, मतलब निलंबित कर दिया उसको। ऐसे तो इसलिए ऐड कर लिया होगा 16 और 33 और 33 और 34, 33 और 34 के अंदर क्या है, सीधा सीधा प्रावधान किस किस के अंदर, अर्धसैनिक और खुफिया एजेंसी और पुलिस वालों क्या कर सकते हैं, मूल अधिकारों के अंदर कटौती। और मार्शल लॉ होता है तो निलंबित कैसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। आर्टिकल 32 राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा और आर्टिकल मूल अधिकारों का किया गया है, निलंबित किया गया। और आर्टिकल 32 को भी निलंबित कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, नहीं जा सकते, हाँ नहीं जा सकते, हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट 226 का प्रयोग कर सकते हो बाद के अंदर तुम, क्योंकि वो मूल अधिकार नहीं है और उसको क्या नहीं किया गया, निलंबित नहीं किया गया। तो 226 का प्रयोग मूल अधिकारों के अलावा भी किया जा सकता है क्या,
आर्टिकल 32 का मूल अधिकारों के अलावा प्रयोग किया जा सकता है क्या? हम्म, नहीं किया जा सकता। ओनली रिट कितने प्रकार के? ओनली मूल अधिकारों के अन्वय क्या करेंगे? जारी करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकारों के अलावा भी क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकते हैं। और कौन से आर्टिकल के अंदर? ये आर्टिकल 226 के अंदर। आर्टिकल 32 क्या है? ये तो फंडामेंटल है। हाँ, तो ओनली वो किसके ऊपर लागू सुप्रीम होगा? कोर्ट पूछ रहा है, हाई कोर्ट। दोनों ही पूछे मैंने, पहले सुप्रीम कोर्ट बाद के अंदर हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट के लिए। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के अंदर क्या है? 226 आपातकाल के समय निलंबित होता है, नहीं होता? नहीं होता। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट नहीं होता। 32 क्या हो जाता है? निलंबित। फिर बाद में अपन कहाँ नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। राष्ट्रीय आपातकाल लगा आर्टिकल 19 चलते ही क्या हो जाएगा? अरे बोलो तो सही। अबॉलिश। निलंबित क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। और अगर सशस्त्र विद्रोह से अगर राष्ट्रीय आपातकाल स्टार्ट हुआ तो क्या होगा वहाँ पे? वो नहीं लगेगा, क्या नाम है, आर्टिकल 19 अबॉलिश नहीं होगा। आर्टिकल 19 को अबलिश होना है तो क्या किसके आधार पर आपातकाल लगी? सशस्त्र विद्रोह। वो बाहरी आक्रमण हो जाए और क्या वित्तीय संकट हो जाए, उनके आधार पर ही क्या लग सकता है? आर्टिकल 19 क्या होगा? अबलिश होगा। अगर सशस्त्र विद्रोह से क्या हुआ? आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए क्या हुआ है? सशस्त्र विद्रोह मतलब गृह युद्ध। अगर युद्ध की स्थिति हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, जिसके अंदर सशस्त्र मतलब हाथों के अंदर क्या है? हथियार हैं, शस्त्र हैं, उनको लेके क्या कर रहे हो? लड़ाइयाँ कर रहे हो तुम, तो वहाँ पे क्या लग सकता है? अब ये ब्रॉड लेवल पे क्या हो जाए? अगर तुम क्या कर रहे हो? लड़ाई करने लग जाओ हथियार ले लेके, तो क्या लग सकता है वहाँ पे? राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। क्या लग सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आपका 19 क्या नहीं होगा? निलंबित नहीं होगा। अगर कंडीशन क्या है उसके लिए? सशस्त्र विद्रोह से क्या होना चाहिए? स्टार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सशस्त्र विद्रोह से। मणिपुर में थे ये। हाँ, मणिपुर के अंदर वहाँ पे वो नहीं है क्या? ये आर्टिकल 19 अबलिश नहीं कर रखा है वहाँ पे। वहाँ पे क्या लगा रखा है? मार्शल लॉ लगा रखा है। ऐसा है कि वो ब्रॉड लेवल पे नहीं है, वो छोटे लेवल पे ही है, तो वहाँ पे मार्शल लॉ से क्या किया जा सकता है? अभी दोनों के अंदर क्या बताया तुमने डिफरेंस? उसके अंदर क्या बताया कि पूरे क्षेत्र, पूरे भारत के अंदर कहीं पे हो रहा है कि 10-15 राज्य क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह से क्या हो जाए? ग्रस्त हो जाए, तो वहाँ पे क्या लगा दो? राष्ट्रीय आपातकाल। अब तुम्हारी सेना से कोई चीज़ मतलब सुलझ सकती है, तो पूरे भारत को दुख क्यों देना? राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर सबको अधिकारों क्या होगा? नन होगा। अब जहाँ पे ओनली मणिपुर के अंदर हमारी सेना का लेवल इतना है कि इतनी बड़ी है, तो मतलब वो मैनेज कर सकती है, तो मार्शल लॉ लगा दो। और मार्शल लॉ का प्रयोग करके जहाँ जहाँ पे कोई चीज़ व्यवस्था नहीं है, खराब है, तो वहाँ पे व्यवस्था को सही कर लो। क्या करके? मार्शल लॉ लगा के। अगर पूरे भारत के लेवल पर क्या व्यवस्था खराब है तो क्या लगा दो? राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो। क्या लगा दो? राष्ट्रीय। अगर राष्ट्रीय आपातकाल बिना सशस्त्र विद्रोह लगाया गया तो आर्टिकल 19 क्या होगा? 19 निलंबित नहीं होगा। अगर सशस्त्र विद्रोह से लगाया तो क्या होगा? तो निलंबित नहीं होगा सशस्त्र के द्वारा। सशस्त्र से लगाया तो निलंबित नहीं होगा। अगर सशस्त्र के बिना नहीं लगाया तो निलंबित हो सकता है। क्या हो सकता? नहीं होगा ही। कौन सा? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या है? कि फोन टेप करने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, और प्रेस सम्मेलन करने का अधिकार, हड़ताल शांति धरना प्रदर्शन का अधिकार, और पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी आबाद विचरण करने का, पूरे भारत में कहीं पे भी आवास बनाने का, पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी आजीविका करने का अधिकार, पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी सम्मेलन बुलाने का अधिकार, पूरे भारत में कहीं पे भी संगठन बनाने का अधिकार, उसे चलाने का अधिकार, किसी भी कंपनी को स्टेब्लिश करने का अधिकार। ये सारी चीज़ें किसके अंदर है? 19 के अंदर। और क्या फिर बाद के अंदर इनके ऊपर क्या है? सीमाएँ भी हैं, इसीलिए लगा रखे हैं कि तुम क्या नहीं करो, पूरे लोग आओ। ये हो गया अनुच्छेद 226 के अंदर क्या है? हाई कोर्ट, क्या नाम है, हाई कोर्ट वो कर सकती है। अरे हाई कोर्ट के रिट कहाँ पे जारी होते हैं? 226 का प्रयोग करते हुए। सुप्रीम कोर्ट के रिट कहाँ पे जारी होते हैं? आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए। समझे? 226 कहाँ पे? 226 कहाँ पे है? नहीं मैंने बताया नहीं कितनी बार। देख सामने अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 और 32 का प्रयोग करते हुए क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। 226 का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब मूल राष्ट्रीय आपातकाल लगते क्या हो जाता है, आर्टिकल 32 पे एब्लिश हो जाता है, तो बाद के अंदर क्या नहीं कर सकता, रेट जारी नहीं कर सकता। लेकिन 226 का मूलाधिकार नहीं है, इसलिए क्या कर सकता है वो, जारी कर सकता है। समझा? चलो आपातकाल, और क्या था 358 क्या है, आपातकाल की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 1903 निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल 19 अगर निलंबित होगा तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हुए होगा, 358 का। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया इसके अंदर, एक चीज सशस्त्र विद्रोह। पहले तो क्या था कि सभी के अंदर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो 19 क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। लेकिन 1978 के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ, उसके अंदर बोले कि क्या होगा, सशस्त्र विद्रोह से अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रही तो उसमें क्या नहीं होगा, निलंबित नहीं होगा। आर्टिकल 358 के अंदर क्या है, सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। आर्टिकल 359 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अन्य अनुच्छेदों को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकते निलंबित। 44वें संविधान संशोधन, 1978 इसके अंदर भी दो क्या किए गए, मेंशन किए गए। अब क्या हुआ, जब क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या लगाया, आपातकाल। क्या लगाया, आपातकाल लगाया। तो उसने क्या किया, सभी को क्या कर दिया, जेल के अंदर दे दिया। क्या दे दिया, जेल, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के। जैसे इसने ऐसे किया तो बाद के अंदर ये चोट कहाँ पे खाई हुई थी, तो बाद के अंदर 44 बच्चे से संविधान संशोधन हुआ तो उसने बोला कि तुम बिना किसी कारण के क्या नहीं सकते, जेल में नहीं डाल सकते। 20 के अंदर क्या है, अगर तुम्हें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे तो उसको क्या रन जानने का क्या है, अधिकार है। लेकिन पहले उन्होंने क्या नहीं बताया, नहीं, उन्होंने बोला कि मूल अधिकार क्या हो गए तुम्हारे, निलंबित हो गए। आर्टिकल 358 तो क्या हो, 19 हो गया। और फिर अनुच्छेद 359 का प्रयोग करते हैं और अनुच्छेदों को क्या कर दिया, हटा दिया, मूल अधिकारों को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। लेकिन अब 359 का प्रयोग करते हुए तुम क्या नहीं कर सकते, इन अधिकारों क्या नहीं कर सकते, अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं हटा सकते। 20 के अंदर पहले क्या, अब जेल के अंदर डाल दिया, वहाँ पे कोई गरिमापूर्ण जीवन था क्या, था क्या नहीं, तो 21 तो अपने आप पब्लिश हो गया। 21 तो बोलता है क्या है, गरिमापूर्ण जीवन। 20 के अंदर तुमने बिना कोई कारण क्या जेल के अंदर ठूस दिया और वहाँ पे तुम्हारे पास कैसे बर्ताव लट दे रहे हैं, तो ये क्या गरिमापूर्ण जीवन है क्या, तो ये अपने आप ही क्या हो गया 21। तो 21 और 20 क्या नहीं होंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर क्या तुम कुछ भी लगा लो, लेकिन 20 और 21 को क्या नहीं कर सकते, निलंबित नहीं किया। राष्ट्रीय आपातकाल का झांसा दे के तुम पूरे भारत को अंदर जेल में नहीं डाल सकते। मतलब कहने का मतलब ये, जैसे इंदिरा गांधी ने किया, जितने भी लोकप्रिय आदमी थे उनको सबको क्या कर दिया, जेल के अंदर ठूस दिया। फिर बाद के अंदर इससे ये चोट खाई हुई थी, बाद के अंदर ये क्या किया गया, संविधान संशोधन। अन्य अनुच्छेदों को, मूल अधिकारों के अलावा अन्य अनुच्छेदों को अगर क्या करना हो, निलंबित करना हो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, 359 का, 359। अगर 58 का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, 19 क्या अपने आप क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाएगा। मूल अधिकारों में संशोधन, दूसरा टॉपिक है मूल अधिकारों में संशोधन। वो समझ, अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 क्लॉज 2। आर्टिकल 13(2) के अंदर पहले क्या पढ़ा था हमने, बोलो था, उसके अंदर पढ़ा था कि यदि कोई फंडामेंटल राइट्स बनाए, है ना, कोई लॉ बनाया गया और यदि क्या नाम है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो क्या नाम है वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तुम सारे को ऐसे पीछे क्यों देखते हो, ऐसे क्या हो गया है, पर वैसे याद गुना कि वो एक कानून बनाई जो बाद में वो संगठन नहीं हो। अति आज कौन सी क्लास है पॉलिटी की, मूल अधिकारों के अंदर 5वीं क्लास। इतने धीरे धीरे पढ़ रहे हो फिर भी तुम पीछे से साफ होते उनको देख रहे नहीं है, ऐसे कोई मतलब अपने आप तो ऐसे याद होंगे नहीं। कितनी बार रिवीजन करा दी मैंने इनका। मूल अधिकारों में क्या है, संशोधन। 13(2) के अंदर क्या है, अगर कोई भी संविधान के बाद में अगर कोई कानून बनाने और जो मूल अधिकारों से क्या है असंगत है, तो असंगत की सीमा तक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या लिखा है 13(2) के अंदर, ये बात।
आप क्या बोले, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को क्या करता हूँ, सीमित करता हूँ। क्या करता हूँ, सीमित करता हूँ। ये क्या है, 13(2) के अंदर क्या लिखी हुई है, यही चीज़। तो मूल अधिकारों में संशोधन। अब आर्टिकल 368, संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति। क्या करने की शक्ति, संविधान संशोधन करने की शक्ति। अगर संविधान में कोई भी क्या करते हैं, संशोधन करते हैं या कोई चीज़ ऐड करते हैं या क्या चीज़ हटाते हैं, तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, 368 के। संविधान के अंदर एक नया आर्टिकल जोड़ना है, क्या करें अब, किसका प्रयोग करें, वहाँ पे जाएं, एक पेज ऐड करें संविधान के अंदर, कौन से आर्टिकल का प्रयोग करें अब, 368। कौन से का, 368। हाँ, तो सीधे से क्या है, अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, 368 का। अब एक ही कुछ क्या है, ये शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के अंदर क्या है, वो है शंकर प्रसाद। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है। सामान्य विधि कौन से होती है, जो ऐसे कोई विधि नहीं, कोई संविधान संशोधन द्वारा क्या कही गई थी, कोई चीज़ जोड़ी गई थी, उसको क्या कर दो तुम रद्द। तो देखो, संविधान संशोधन अधिनियम पर नहीं, अर्थात संसद सामान्य विधियों द्वारा मूल अधिकारों को क्या कर सकती है, सीमित कर सकते हैं, किंतु संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 13(2) में केवल सामान्य विधियों पर क्या होता है, लागू होता है। संविधान संशोधन अधिनियम पर नहीं, क्या नहीं लागू होगा, 13(2), अर्थात संसद सामान्य विधि द्वारा मूल अधिकारों को क्या करती है, सीमित कर सकती है, किंतु संविधान संशोधन द्वारा सीमित नहीं कर सकती। क्या होगा, अर्थात संसद सामान्य विधि द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, किंतु संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमों क्या कर सकती है, सीमित कर। 13(2) के अंदर क्या पढ़ा कि कोई भी चीज़ क्या होगी, मूल अधिकारों से असंगत होगी तो असंगत विषय माता क्या हो जाएगी। लेकिन अब क्या बोला इसके अंदर, शंकरी प्रसाद के अंदर कि संसद ओनली सामान्य विधियों पर क्या कर सकती है, मतलब इसके अंदर क्या नहीं कर सकती, मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती, ओनली सामान्य विधि का मतलब कोई कानून के अंदर कोई चीज़ लिख दी कि ऐसा होगा कि आज से आपको बोलने का अधिकार नहीं है, ये चीज़ क्यों एक कानून के अंदर लिख के दे दी, किसने, संसद ने लिख के दे दी और कानून बना दिया, ये वहाँ पे लागू होगा। अगर वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई कि बोलने का अधिकार नहीं है, तो बाद में क्या होगा कि तुमने कानून, ये तो कोई सामान्य विधि है, इसके आधार पर भी तुम कोई किसी से वो कर सकते हो, तो फिर तो तुम कभी भी कुछ भी हटा दोगे। कल बोलोगे क्या कहे, सबको समानता का अधिकार नहीं है, सामान्य विधि एक विधि के अंदर लिख दिया कि समानता का अधिकार नहीं है, वो भेदभाव हो सकता है। फिर कल परसों तुम एक कानून के अंदर ये लिख दिए कि उपाधियाँ दे सकते हैं, तुम ऐसे सीमित क्या, ये क्या है, सामान्य विधि है, क्या है, सामान्य विधि है। सामान्य विधियों से क्या मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई संविधान संशोधन ही कर दे तो मूल अधिकारों क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सीमित किया जाता है। और बात क्या बोलता है, ये बोलता है शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। क्या बोला इसके अंदर कि सामान्य विधियों द्वारा आर्टिकल 13(2) कौन लिखित पे लागू होता है, सामान्य विधियों पर। सामान्य विधियों द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा अगर कोई क्या किया गया, मूल अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की गई, तो क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। इसमें क्या बोला, इसमें इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को क्या दिया, वापस दोहरा दिया। सेम बात बताई कि जो शंकरी प्रसाद में बात कही कि सामान्य 13(2) क्या ओनली लागू होता है, सामान्य विधियों पर लागू होता है, संविधान संशोधन पर नहीं होता। ऐसा नहीं कि तो संविधान संशोधन करके हमने कोई चीज़ सीमित की और बाद मूल अधिकारों से संबंधित ऐसे किया कि आपको आरक्षण ये सारी चीज़ क्या कर दिया गया, एक मूल अधिकार के द्वारा, मतलब एक कानून द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तब तो आपको वो क्या नहीं होगा, वो कानून लागू नहीं हो सकता। क्या मूल अधिकारों क्या करा है अब, लेकिन अभी एक संविधान संशोधन करके क्या करते हैं, आरक्षण को हटा दे, फिर बाद में तुम 13(2) का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते कि हमारे मूल अधिकारों के अंदर लिखा हुआ है कि आरक्षण, और तुमने ये हटा कैसे दिया। संविधान संशोधन करके कह सकते हैं, हटा सकते हैं। शंकरी प्रसाद के अंदर भी यही कहा और सज्जन सिंह वाद के अंदर भी यही कहा। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। अब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने जैसे मेनका गांधी वाले के अंदर माटी खाई थी, वैसे ही कहाँ पे माटी खा गया,
किसके अंदर? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के अंदर। 67 जिस प्रकार उसने मेनका गांधी के अंदर पहले क्या कहा कि वो एक को पालन केस के अंदर क्या कहा कि सांसें लेना ही क्या है? जीवन है। लेकिन बाद के अंदर जैसे मेनका गांधी का दे रहा था, बाद में बोले हैं सांसें वो तो ऐसे ही बोल दिया, मैं जल्दी में था कुछ भी बोल गया। लेकिन मैं अब मेरी बातों को क्या करता हूँ? उलटता हूँ। जीवन सांसें लेना ही क्या नहीं है? जीवन है। गरिमापूर्ण जीवन जीना, डिग्निटी के साथ, डिग्निटी ऑफ लाइफ, उसके साथ जीवन जीना क्या है? जीना। ऐसे नहीं सांसें लेना ही। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को क्या दिया? उलट दिया। इसने माना कि संविधान संशोधन अधिनियम भी एक क्या है? विधि है। अतः अनुच्छेद 13(2) संविधान संशोधन अधिनियम पर भी लागू होता है। अतः संसद संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भी मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। आप क्या बोला इसने? हाँ, पहले तो क्या बोल रहा था कि 13(2) क्या बोले? सामान्य विधियों पर लागू होगा, संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। लेकिन अब बोल रहा है कि संविधान संशोधन पर भी लागू होगा। वो भी एक क्या है? विधि है। सीधी बात है। सीधा क्या करता है? पहले तो क्या बोला? सामान्य विधियों पर क्या होगा? लागू होगा, संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है? कि संविधान संशोधन पर भी लागू होगा। इस पे लागू होगा, संविधान संशोधन पर। पहले क्या बोला? संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा, सामान्य विधि है। सामान्य विधियों पर ही लागू होगा। संविधान संशोधन सामान्य विधि नहीं है। क्या नहीं है? सामान्य विधि। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि ये भी सामान्य क्या है? विधि है। अब इसके ऊपर भी क्या होगा? लागू होगा। किसके अंदर? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के अंदर। समझ में आया? इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ववर्ती निर्णय को क्या दिया? पलट दिया और माना कि संविधान संशोधन अधिनियम भी एक क्या है? विधि है। अतः अनुच्छेद 13(2) संविधान संशोधन अधिनियम पर भी क्या होगा? लागू होगा। अतः संसद संविधान में संशोधन इन द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। सीधी सी बात है कि चाहे तुम सामान्य विधि हो, चाहे मूल अधिकारों के अंदर तुम संविधान संशोधन करके कुछ कटौती करोगे, बिल्कुल क्या नहीं कर सकते? कटौती नहीं कर सकते। किन के अंदर? मूल अधिकारों के अंदर। अब कौन सा है? 24वां संविधान संशोधन 1971 के है। किसने? संसद ने। इतनी देर के तो कौन निर्णय दे रहा था? सुप्रीम कोर्ट। क्या दे रहा था? सुप्रीम कोर्ट। पहला क्या दिया उसने? शंकर प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951। उसके अंदर क्या है? 13(2) ओनली सामान्य विधियों पर लागू होगा, संविधान संशोधन पर नहीं लागू होगा। फिर दूसरा क्या है? सज्जन सिंह बादल राजस्थान 1965। उसके अंदर भी अपने पहले वाले निर्णय को दोहराया। फिर गोलकनाथ पंजाब राज्य 1967 के अंदर क्या हो गया? बोला कि सामान्य विधियों की ये संविधान संशोधन भी क्या है? सामान्य विधि है। तो संविधान संशोधन भी क्या होगा? लागू होगा 13(2) कि मूल अधिकारों में तुम बिल्कुल क्या नहीं कर सकते? कटौती नहीं कर सकते। लेकिन अब संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया? 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा अनुच्छेद 13(4) व 368(3) संविधान में जोड़े गए। इनमें यह प्रावधान था कि अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है और अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता। इसके द्वारा जोड़ा गया राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने हेतु बाध्य है। अब क्या है? 44वां संविधान 24वां क्या है? संविधान। अब जैसे इतनी बात सुनी कि इसने संसद वालों ने मोटा भाई ये रियस है। कल परसों तमिलनाडु सरकार उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? क्या आर्टिकल 200 से संबंधित क्या दिया? कि वो राज्यपाल को 3 शक्तियाँ। अब क्या कर दिया? टाइम डिसाइड कर दिया। किसने कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ये टाइम डिसाइड किया। ऐसा ही क्या कर रहा था सुप्रीम कोर्ट? अब ये डिसाइड कर रहा था कि ऐसी ऐसी चीज़ें। लेकिन अब उनको टाइम को वापस वो करना है तो वो क्या करेंगे? संविधान संशोधन कुछ करके लाके और उसको संविधान के अंदर जोड़ देंगे। अब वो बोल रहे अब पहले उन्होंने किया, अब इतनी देर की वो बातें सुन रहे थे कौन? संसद वाले। अच्छा, सामान्य विधियों पर लागू होगा संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन पर भी लागू होगा, मतलब संसद अब कुछ नहीं कर सकती। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को। अब तुम बाहर से कोई ऑर्डर निकालोगे और फिर हम मान जाएंगे? संविधान संशोधन करने की शक्ति हमें दे रखी है संविधान ने, लेकिन तुम क्या करे उसके अंदर? कटौती करे। तो अपन क्या कर सकते हैं? अब संविधान संशोधन करके हम ये बात लिखी दूंगा तो फिर बाद के अंदर न्यायालय वो किसका पालन करता है? संविधान का। अगर सीधी अगर लिखी होंगी तो उसकी फुटी हुई होंगी क्या? संविधान में लिखा है
अगर कोई भी निर्णय देगा तो संविधान में जो चीज़ें लिखी हों उसके आधार पर ही देगा। तो हम संविधान संशोधन करके क्या है ये बात लिख ही देंगे। क्या क्या है, आर्टिकल 13(4) के अंदर लिख दिया उन्होंने कि संविधान संशोधन कोई सामान्य विधि नहीं है, कि जो तू संविधान संशोधन को जो सामान्य विधि लेते फिरता है ना, ये क्या नहीं है। सामान्य विधि सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के अंदर चेंज किया है उसको चुनौती नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ओनली व्याख्या करता है संविधान की। अगर कोई चीज़ क्लियरली क्या नहीं है, मेंशन नहीं है, तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है, न्यायालय को। तो पहले क्लियरली नहीं लिखा होता है कि संविधान संशोधन सामान्य विधि है या नहीं है, या संविधान के अंदर लिखा हुआ नहीं था, क्या नहीं है। लेकिन बाद के अंदर उन्होंने व्याख्या किया तब ये भी जोड़ दिया, व्याख्या करने वाला क्या है, मैं तो सामान्य विधि में संविधान संशोधन को बता दूँ तो मेरा क्या लग रहा है। लेकिन अब ये संविधान संशोधन करके क्या लिख रहे हैं, संविधान के अंदर ही लिख रहे हैं कि अब तो उसका क्या है, व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर लिखी हुई है। व्याख्या तो उसकी करोगे जो लिखी हुई नहीं है। तो उसने लिख दिया कि 13(4) के अंदर क्या लिखा कि संविधान संशोधन क्या नहीं है, सामान्य विधि नहीं है, सामान्य विधि नहीं है। और 13(2) किन पे लागू होता है, ओनली सामान्य विधियों पर। तो संविधान संशोधन द्वारा अगर कोई चेंजमेंट किया गया है तो उसको, अगर चेंजमेंट किया गया तो वो चेंजमेंट होगा, ना कि उसको उल्लंघन करके क्या गया असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। 13(2) ओनली किस पे लागू होगा, सामान्य विधियों पर। और 368 के अंदर भी लिख दिया कि 368 के तहत अगर कोई भी संविधान संशोधन किया गया है उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा 13(2). अगर राष्ट्रपति कोई भी संविधान संशोधन संबंधित कोई भी दे जाता है उसके ऊपर बाध्य है क्या देने के लिए, सहमति देने के लिए अपना। ऐसा नहीं है कि संविधान संशोधन के कोई भी मतलब कोई भी वो संविधान संशोधन कर रहे हो उसके लिए ऐसे नहीं, उसके पास वो 3 शक्तियाँ होती हैं ऐसे कि वो अपने पास रख ले, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, ऐसा कोई नहीं है। सीधा क्या करने पर देगी, आपको सहमति देनी होगी अगर कोई क्या कर रहा है संविधान संशोधन संबंधित कोई चीज़ हो। फिर 24वां क्या, अब कौन सा संविधान संशोधन कर दिया उन्होंने, 25वां 1971 के अंदर। इसके अंदर बोलते हैं इसके तहत अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, 31C के अंदर क्या था, उनचालीस और 39C की प्राप्ति के लिए कौन से अनुच्छेदों का क्या कर सकते हैं, 19 आर्टिकल 14, 19, 31। मूल अधिकारों क्या हो सकता है, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, 25वां संविधान। हाँ, तो 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा 31C के अंदर। इसमें प्रावधान किया है कि अनुच्छेद 39B और C में उद्देश्य प्राप्त करने यदि संसद कोई अधिनियम पारित करती है और इस अधिनियम में 14, 19, 31 के मूल अधिकारों का निर्णय होता है तो मूल अधिकार असंवैधानिक घोषित नहीं है। इस प्रकार की विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीधी वहाँ पे बात कर दी, कहाँ पे, इसके अंदर लिख दी, किसके अंदर, संविधान के अंदर। कौन सा संविधान संशोधन करके, 25वां संविधान संशोधन करके। 24वां संविधान संशोधन करके क्या लिखा उन्होंने कि 13(2) ओनली सामान्य विधियों पर लागू होता है, संविधान संशोधन एक सामान्य विधि नहीं है। क्या नहीं है, सामान्य विधि नहीं है, इसके ऊपर लागू नहीं होगा। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब कौन सा आ गया, जो कौन सा, ये केशवानंद भारती, जो सबसे क्या है इम्पोर्टेंट है। भारत में अब तक जितने भी कोई जजमेंट आए उसके अंदर सबसे अगर तगड़ा कोई जजमेंट है या कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वो कौन सा है, इसके तहत न्यायपालिका ने इतनी शक्ति ले ली अपने पास, अनलिमिटेड शक्ति। क्या हो गई, अनलिमिटेड शक्ति। इन्होंने यहाँ पे एक ऐसा गोला फेंका जिस गोले का क्या नहीं दिया, पूरी तरीके से व्याख्या भी नहीं की। क्या नहीं की, व्याख्या नहीं की। अब देखो, केशवानंद भारती वाद में केरल राज्य 1973। उच्चतम न्यायालय ने 24वें और 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। उन्होंने क्या किया, 24वें और 25वें संविधान संशोधन को क्या कर दिया, चुनौती दे दी, खारिज कर दी। इस हेतु 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ थी, इसका गठन किया गया जिसमें 7 के बहुमत से क्या किया गया, निर्णय दिया गया। आगे निर्णय दे रहे थे उसमें कितने जने थे, 13 जने थे। उसमें 7 जने तो इसके पक्ष में थे कि उनको क्या करो, हटाओ 24वें संविधान संशोधन और 25वें संविधान संशोधन, उसको क्या की चुनौती दी। और 6 क्या थे, उनके विरोध में थे, उनको मत हटाओ। न्यायालय ने 24 और 25वें संविधान संशोधन को वैधानिक ठहराया। उनको क्या ठहराया, वैधानिक तो ठहराया। अर्थात ये माना कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन द्वारा संसद में मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है।
उन्होंने क्या चुनौती दी, लेकिन उनके अंदर क्या बोला, माना तो श्री कि क्या कर सकते हैं, मूल अधिकारों में कटौती तो कर सकते हैं, किंतु न्यायालय के अनुसार संसद संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अब ये गोला फेंका कौन सा, बुनियादी और ढांचे वाला, इसको ना तो कोई परिभाषित किया क्या। अब मूल अधिकारों के अंदर क्या किया, अब मूल अधिकारों के अंदर सरकार क्या करनी चाहती है, कटौती करनी, संविधान संशोधन करके कटौती कर दी, क्या है, आरक्षण नहीं है कल से। सुप्रीम कोर्ट आता है, परसों उठता है नींदों के अंदर और बोलता है इनको तो मैंने बता ही नहीं रखा कि क्या है बुनियादी ढांचा क्या है। मैं कल जजमेंट दूंगा और बोलूँगा क्या है ढांचे के विरुद्ध है ये ये क्या है, बुनियादी ढांचे क्या है, विरुद्ध है, क्योंकि मैंने तो व्याख्या नहीं कर रखी। अभी ऐसा घोड़ा है जो हर के अंदर क्या कर लेता है, वो एडजस्ट वो कर देता है। अगर कोई भी चीज़ का अगर कुछ करनी हो सीधा बोलता है वो बुनियादी ढांचे के क्या है, खिलाफ है। अब आरक्षण हटाना कौन सा क्या है, बुनियादी ढांचे के खिलाफ। और न्यायालय की क्या लाई, अब नियुक्ति के लिए क्या लाया गया था, कानून लाया गया था, उसको इन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। हाँ रद्द कर दिया। कोई भी क्या लेते हैं बुनियादी ढांचे का नाम। ये घोड़ा कब फेंका, केशवानंद भारतीवाद 1973 के अंदर कह रहे हो। उन्होंने क्या कहा कि अनुच्छेद संविधान संशोधन 24 और 25 को क्या दी गई, इसके अंदर चुनौती दी गई। 25 के अंदर क्या था, 31 संसद ऐसे भी तो कर सकती है, कोई एक्ट जोड़ के बुनियादी ढांचे परिभाषित कर दे और संविधान संशोधन कर दे। अभी मैंने क्या बोला, व्याख्या करने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को, ना कि संसद को। इसकी व्याख्या करके एक एक्ट बना के उसमें जोड़ दे। व्याख्या करने का अधिकार किसको है, संसद को। अब किसको, न्यायालय को। तो वो कैसे करते व्याख्या, कोई भी चीज़ की व्याख्या करने का अधिकार कौन लिए, ओनली न्यायालय को। अब यहाँ पे अगर मेरे को कोई व्याख्या करनी होगी तो मैं ही करूँगा। अब तुम क्या करो, तुम व्याख्या बना के ले के आ जाओ तो भी कोई मतलब नहीं। अब मैं करूँगा जो ये क्या होगा, व्याख्या वो ये क्या है, न्यायालय क्या है, इसको क्या दी गई, अधिकार दिया गया है कि संविधान की व्याख्या कौन करेगा, न्यायालय करेगा। कौन करेगा, न्यायालय। अगर ये करने लगे ये तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी कर लेंगे, इसलिए इसके पास अधिकार नहीं है संसद के पास। तो माना गया अनुच्छेद 300 तभी तो बैलेंस होगा। अगर दोनों के कट पकड़ाते नहीं तो क्या होता, बैलेंस क्रिएट होता क्या, नहीं होता। एक जना पावरफुल हो जाता है, एक जना क्या हो जाता, वो फिर बाद में उपयोगिता ही क्या हो जाती, नष्ट हो जाती। दोनों की उपयोगिता नहीं होती, लेकिन दोनों की दोनों टांग एक वाला ये खींचता है, एक वाला वो खींचता है, दोनों के अंदर वहाँ उनको ज़मीन पर रखने के लिए। अगर एक ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो डरने लग जाएगा वो तो, कि मैं तो कुछ भी करूँगा। लेकिन जब ये कुछ करने की कोशिश करता है तब उसको ये रोक देता है, ये कुछ करने की कोशिश करता है तब इसको ये रोक देता है। ये क्या है, शक्ति का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। ये टॉपिक भी है, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर ऑप्शनल लेते हो तब आता है। बैलेंस क्या होनी चाहिए, पावर के अंदर क्या होना चाहिए, बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं होगा तो फिर वो संविधान मतलब चल नहीं सकती कोई भी चीज़। तो अब क्या बोला, केशवानंद भारतीवाद के अंदर 24 और 25 को क्या दिया गया, चुनौती दी। उन्होंने 24 और 25 को क्या ठहराया, कानूनी तो है, वैधानिक तो ठहराया, लेकिन क्या बोला, मूल अधिकार। हाँ वैधानिक माना 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन द्वारा संसद मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है। लेकिन एक गोला फेंक दिया 7 के अंदर, किंतु न्यायालय के अनुसार संसद संविधान के बुनियादी ढांचे के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकती। फिर 25वें संविधान संशोधन को दूसरे भाग को न्यायालय ने असंवैधानिक ठहराया क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को क्या करता है, कम करता है, तथा न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का क्या है, बुनियादी ढांचा। फिर दे दिया उन्होंने सीधा ही। 31 के अंदर क्या जोड़ा गया, 31 बी के अंदर क्या जोड़ा गया था कि कोई भी 9वीं अनुसूची के अंदर कोई भी चीज़ है उसका क्या नहीं किया जा सकता, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया रहा है। ये बोल रहे हैं न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, संविधान का बुनियादी ढांचा है। क्या है, बुनियादी ढांचा है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। इसीलिए बाद में लिखा गया ना कि केशवानंद भारतीवाद के अंदर बाद ही 1973 के बाद में 9वीं अनुसूची के अंदर क्या किया जा सकता है, संविधान संशोधन किया। वहाँ पे लिखा था ना हमने, क्यों लिखा था, अब क्या मान लिया, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, बुनियादी ढांचा है। वो कोई भी व्याख्या कर देता है। अब क्या है, किसी भी चीज़ को क्या मान सकता है, बुनियादी ढांचे के खिलाफ मान सकता है, बुनियादी ढांचा मान सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, संविधान का
बुनियादी ढांचा। नए पुनरावलोकन संविधान का क्या है? बुनियादी ढांचा। तो 25वें संविधान दूसरे भाग को क्या कर दिया न्यायालय ने? असंवैधानिक क्या क्या ठहरा दिया। फिर है 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा? 42वां। इसके तहत अनुच्छेद 31 से को क्या किया गया? विस्तार किया गया। 31C के अंदर क्या था? 39B 39C को वो 19 आर्टिकल 19, 14 और 31 को अब इसका क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया है। कौन सा प्रयोग करके? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया संविधान संशोधन करने के लिए? संविधान संशोधन करने के लिए कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है हमें कहीं पे भी, कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? संविधान संशोधन के लिए कौन सा आर्टिकल है? कौन सी पावर देता है कि तुम संविधान संशोधन कर सकते हो संविधान के अंदर? 368 लास्ट को है ना, लास्ट से 395 अभी तो और भी बढ़ गया। इसके तहत अनुच्छेद 31 से क्या किया? 31C का क्या किया? विस्तार किया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि संसद कोई विधि बनाती है तथा इस विधि को अनुच्छेद 14, 19, 31 के मूल अधिकारों क्या होता है? हनन होता है, तो उसके आधार पर यह अधिनियम असंवैधानिक नहीं ठहरा जाए। इन्होंने तय बोल दिया। पहले तो क्या बोला था? सी के अंदर क्या जोड़ा होता? ओनली अनुच्छेद 39B और C के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर कोई संसद क्या बनाती है, विधि बनाती है, तो उसको असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन उनके अंदर एक लाडू खुआया, अब तो इनके मन में क्या लगे? बुलबुले उड़ने लगे कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ हुआ। अब तो उन्होंने संविधान संशोधन करके लिमिट क्रॉस कर दी। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो भी आर्टिकलों की पूर्ति करने के लिए हम क्या करें, कोई कानून बनाए, तो उसको असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो मूल अधिकारों का क्या करें, हनन करें। पहले तो 39B और C तक की लिमिट था, लेकिन अब तो क्या किया कि पूरे नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर संविधान के अंदर कोई विधि बनाई जाती है तो उसे असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो मूल अधिकारों को क्या करती हो, उल्लंघन करती हो। कौन कौन से का? 14, 19 और 31 का करती हो, उल्लंघन करती हो। फिर भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहराया जा सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते। किसको नहीं बोल सकते? जो आर्टिकल 14, 19, 31 और वैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं क्या अपन? नहीं, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ये कौन से संविधान संशोधन करके लिखी है बात? 42वां संविधान संशोधन। अब देखो, जैसे ये बात लिखी, चोट लगी किसको? न्यायालय को। अच्छा, मूल अधिकार तुम ऐसे ही कटौती कर लोगे। उन्होंने लाया कौन सा केस? एक मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सन 1980। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31C में किए गए विस्तार को चुनौती दे दी। जैसे ये बात सुनी न्यायालय के अंदर क्या चली, एकदम से कनपटी लाल हो गई उसकी। अच्छा, कुछ भी कर रहे हो? किसकी? न्यायालय की। तो न्यायालय ने फिर बाद के अंदर उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31 से को क्या किया गया? तब भी क्या किया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 31C के अंदर क्या किया गया? विस्तार किया गया। लेकिन जैसे ही बात न्यायालय को पता चली तब उन्होंने बोला अच्छा कुछ भी। फिर बाद के अंदर क्या किया उन्होंने? अब भी लो, मैं एक निर्णय दे। उसमें क्या की व्याख्या की उसने? उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31C में किए गए विस्तार को क्या दे दी? चुनौती दे दी। न्यायालय ने इस विस्तार को असंवैधानिक माना तथा अनुच्छेद 31C को पूर्ववर्ती रूप में पुनः स्थापित किया गया। क्या कर दिया गया? वापस पुनर्वर्ती कि ओनली तुम्हारी लिमिट वो है ना 39B और 39C तक ही क्या रहो, सीमित रहो। इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। जैसे कोशिश की उसको क्या ठहरा दिया? असंवैधानिक। संवैधानिक कहाँ तक ठहरा है? ओनली 31B और C की प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हो? मूल अधिकार 14, 19, 31 क्या कर सकते हो? उल्लंघन कर सकते हो। न्यायालय के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूल अधिकारों से बढ़कर क्या नहीं है? नीति निर्देशक तत्व नहीं है। उनको क्या नहीं कर सकते तुम? उनके लिए मूल अधिकारों में नहीं कर सकते कटौती। इस समय न्यायालय ने यह माना कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक आपस में विरोधाभासी नहीं है। दोनों उद्देश्य मानव कल्याण है, सम्मान है, अतः दोनों एक दूसरे के क्या पूरक हैं। इस टाइम में कहा कि मूल अधिकार क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं।
DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स क्या है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। पूरक क्या बोलते हैं उनको, समान, एक दूसरे की समानांतर। हाँ विरोध हाँ, पैरेलल है, क्या है पैरेलल, समांतर, हाँ समानांतर। पैरेलल क्या है, समान, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP एक दूसरे के क्या है पैरेलल, ना कि विरोधाभासी, एग्नेस्ट नहीं है किसके अंदर। ऐसा नहीं है कि तुम मूल अधिकार मतलब नीति निर्देशों की प्राप्ति जब भी हो सकती है जब क्या हो, मूल अधिकारों का हनन हो। ऐसा ना कहा, नाले ने क्या कहा, ऐसी बात नहीं है। तुम नीति निर्देशों की प्राप्ति वैसे बिना मूल अधिकारों में कटौती किए भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि वो एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं, आपस में इन्हें बिना कोई बात के टांग मत अड़ाओ, क्या है वो विरोधाभासी नहीं, एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले हैं। तुम उनके अंदर विरोध पैदा मत करो, क्या नहीं करो, विरोध पैदा। इसके बावजूद यदि दोनों में कोई विरोधाभास होता है तो नीति निर्देश तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि विरोधाभास होता ही है तो सुन लो, डंके की चोट कहता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा फिर भी ऐसे लगता है कि विरोधाभासी है तो भाई साहब मूल अधिकार के सबसे पहले नीति निर्देशों बाद के अंदर है। पहले क्या देखो तुम, मूल अधिकार देखो, बाद में क्या देखो, नीति निर्देशक तत्व। अगर विरोधाभास हो रहे तो नीति निर्देशों को रहने दो, वहाँ पे किसको प्राथमिकता दी जाएगी, मूल अधिकारों के अंदर। समझ में आई सारी चीज, ये हो गया। संविधान का मूल ढांचा। चलो कितना हो गया, नीति निर्देश पढ़ाऊँ कि इनको रिविजन के बाद एक बार समझ में आ गया नहीं सारी चीज़ें ऐसे कैसे। संविधान है तो ये मेरे इंग्लिश में एक बार कहाँ से हम मुझे इसको भी इंग्लिश में समझने की क्या गया। आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, क्या राइट टू प्रॉपर्टी, 44 constitutional amendment. This right deleted from fundamental right was placed under Article 300A Part 12 of the Constitution. क्या 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और कहाँ पे जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया 301 के अंदर। और कौन से भाग के अंदर है, 12वें भाग के अंदर। और फंडामेंटल कौन से भाग के अंदर है, तीसरे भाग के अंदर। किसके अंदर है, तीसरे भाग के अंदर। आप कौन से भाग के अंदर जोड़ दिए है, 12वें। और फंडामेंटल राइट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पहले क्या था, फंडामेंटल राइट था, कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी। अब क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अकॉर्डिंग टू दिस नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड दिस 31A स्टेट कैन acquire any private property for the objective of social welfare and it can nationalization and type of private enterprise। क्या कर सकता है इसको, नीति द्वारा किसी भी राज्य को संपत्ति के अधिकार से एक्वायर कर सकता है, कर सकता है। किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। किसको, प्रॉपर्टी का। वो कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करते हुए, 31A का प्रयोग करते हुए। इसके लिए कंपनसेशन कितना, पेड टू कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। इसके कोई भी क्या दिया है, कंपनसेशन दिया गया, उसके लिए क्या नहीं कर सकते, कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। किसके अंदर, 31A के अंदर ये सारी चीज़ें लिख दी। फिर 31B के अंदर क्या लिखा उन्होंने, एक्ट विद द पैलेस अंडर द 9th शेड्यूल आर, जो भी क्या है 9th शेड्यूल के अंदर जो भी क्या है सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या नहीं किया जा सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, केस के अंदर क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। किसका किया जा सकता है, आर्टिकल 9। और ये क्या है, संविधान का मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा। इसके अंदर क्या नहीं किया जा सकता, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कौन, जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसके अंदर देखती रहे क्या है, जुडिशियल रिव्यू एक मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और 31C अंडर दिस पार्लियामेंट मेक एनी लॉ इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C देन इट कैन नॉट डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या नहीं कर सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर आर्टिकल 39B और 39C के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अगर क्या किया जा रहा है, कोई
टारगेट को लिया जा रहा है तो उसको क्या किया जाता है, अगर उसके संबंधित कोई भी दिन नहीं तो उसको क्या नहीं कर सकते, ओवलिश नहीं कर सकते, चाहे आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 19 31 का क्या हो रहा हो, उल्लंघन हो रहे हो। समझा? आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या बताया, सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसे क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। पहला क्या, हैवेस कॉर्पस, इसके अंदर क्या है, इफ एनी पर्सन इलीगली क्या किया गया है, डिटेन किया गया है तो उसको क्या किया गया, प्रेजेंट किया जाएगा कहाँ पे, न्यायालय में। न्यायालय के अंदर, पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति को क्या कर लिया गया, इलीगल तरीके से क्या कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, तो उसे कहाँ पे पेश किया जाएगा, फ्रंट ऑफ कोर्ट। दिस राइट कैन बी इशू अगेंस्ट बोथ गवर्नमेंट एज वेल प्राइवेट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। ये किस किस के विरुद्ध जारी कर सकता है, सरकारी और गवर्नमेंट के विरुद्ध भी, प्राइवेट और संस्थाएं। इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ भी क्या किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। इट दिस राइट दूसरों पर और जब ये गवर्नमेंट के इट दिस राइट इशू अगेंस्ट फॉर गवर्नमेंट देन इट इज इशू टू द चीफ सेक्रेटरी, क्या मुख्य सचिव। अगर गवर्नमेंट से संबंधित इसको किसी को जारी करना तो वो किसको जारी करेगा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ कोई भी स्टेट का होगा जो। इट इज लैटिन टर्म विच, ये लैटिन टर्म है, इसका क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ, कैसे बॉडी की कहाँ पे प्रस्तुति करवाओ, शरीर है, टू हैव का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को ऐसे प्राप्त होना कि हैव, आई हैव ए बुक, मेरे पास क्या है, एक पुस्तक है, तो बॉडी को कहाँ पे करवा प्रस्तुत करवाओ, कोर्ट के अंदर। टू हैव बॉडी, अच्छा लिखना है क्या तेरे को, टू हैव द बॉडी ऑफ, इस बॉडी की प्रस्तुति करवाओ कहाँ पे, कोर्ट के अंदर, या शरीर की प्रस्तुति करवाओ कहीं पे भी। फिर क्या है, मैंडेमस, इसका मतलब ही क्या होता है, वी कमांड, हम क्या देते हैं, कमांड देते हैं, क्या देते हैं, कमांड यानी आदेश देते हैं। इफ एनी पब्लिक ऑफिशियल डज नॉट परफॉर्म his her official duties, then in such case this right can be issued against that official to perform the duties। अगर कोई अपने ड्यूटीज को क्या नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, अगर कोई व्यक्ति डू नहीं कर रहा, कार्य नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, तो क्या होगा, उसके विरुद्ध क्या करेगा, ये राइट किया जा सकता है। और क्या इशू करेगा, कौन करेगा, न्यायालय। Its objective is to make inactive to as active। ये क्या करता है, inactive को क्या करता है, एक्टिव। पहले क्या है, वो परफॉर्म नहीं करके क्या कर रहा था, इनएक्टिव था, लेकिन जब से उसको क्या मिला, कमांड मिली, वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। It can only be issued against the public body or corporations। ये किसके विरुद्ध जारी कर सकता है, ओनली पब्लिक बॉडी, जनहित के अंदर, पब्लिक बॉडी और कॉर्पोरेशन के अंदर। द राइट कैन नॉट इशू अगेंस्ट द फॉलोइंग, किस किस के विरुद्ध नहीं जारी कर सकता, प्रेसिडेंट्स, गवर्नर, प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन द ड्यूटी ऑफ दिस पावर्स दे इन्फोर्स द जो भी है, चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट। क्या प्रोहिबिशन, क्या प्रोहिबिशन, क्या प्रतिषेध। इसके अंदर क्या है, टू फॉरबिड, क्या है, फॉरबिड क्या करते हैं, प्रतिषेध को क्या बोलते हैं, अगर कोई भी रोक है, क्या करना हो, हमें फॉरबिड करना हो, रोकना हो, तो क्या करें, दिस राइट इशू बाय द हायर कोर्ट इज अगेंस्ट लोअर कोर्ट, इट इज लोअर कोर्ट इज आउट ऑफ द फंक्शनिंग आउट ऑफ जुरिडिक्शन। ये ओनली किसके विरुद्ध जारी कर सकता है, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट के विरुद्ध जारी कर सकता है। किसके लिए, फॉरबिड के लिए, किसी भी चीज को क्या हो, रोकना हो। दिस राइट मेक टू एक्टिव एज इनएक्टिव, एक्टिव को क्या करता है, इनएक्टिव। इट इज कैन बी इशू ओनली अगेंस्ट फॉर जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। वंदे क्वासी है ना, क्वासी है, क्वासी क्या होती है, कवासी प्रजाति अथॉरिटी।
कवासी लोग भी नीचे ना फेडरल जो अरे एक क्वासी बंदा- फेडरल होते हैं जिसके अंदर आधी आधी शक्ति है, उसके अंदर आधी क्या कवासी लोग भी बीच ना अरे कौन-सी फेडरल मतलब वही क्वासी फेडरल पढ़ाया था। अरे आर्टिकल 1 याद करो एक के था। अंदर आया था वो कौसी एक ने ही अर्ध- शब्द हाँ। में आ गया था। परिसंघी परिसंघी परिसंघीय ढांचा। पर कवासी लोग भी विजय लाग रहे ठीक से फिर कौन सी वंदे मातरम है ना। चलो किसके विरुद्ध जारी कर सकता है? ओनली फॉर हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट के विरुद्ध जारी कर सकता है। और क्या करता है? इनएक्टिव एक्टिव को क्या Active करता है? को इनएक्टिव inactive करता है। क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। किसको करता है? लोअर कोर्ट को। कौन करता है? हायर कोर्ट। किस और क्या करता है? एक्टिव को इनएक्टिव करता है। Only It is for- can by Only it for cannot the- be issued against administrative authorities, legislative bodies and private individual or bodies। किसके विरुद्ध जारी नहीं कर सकता? एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यपालिका और अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स बॉडीज। इसके अंदर क्या नहीं किया जा सकता? इसको जारी नहीं किया जा सकता। पहले कैटेगरी बोल इसको एक बार। सेटल हाँ सेटल क्या है? सेटेररी ठीक है जो सुन लिया। सेटेररी इन द सेटेररी इसके अंदर क्या आता है? टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड। इसके अंदर क्या किया जाता है? सूचना दी जाती है। किसके क्या दी जाती है? सूचना दी जाती है। इट इज इशू बाय द हायर कोर्ट अगेंस्ट द लोअर कोर्ट इफ द लोअर कोर्ट इज वर्किंग आउटसाइड ऑफ द। अपने क्या है? न्याय क्षेत्र से बाहर जाके क्या कर रहा हो? कार्य कर रहा हो। क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो। तो उसके विरुद्ध क्या जारी? कार्य निकल गई, कार्य कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। फिर ये हो गया। इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है ना। अब तो हो जाएंगे नहीं याद, अब तो आसान हो जाएंगे थोड़ी बहुत। फिर एक और ले लो, फिर एक और ले लो, फिर बोलो इसको। वारंटो क्या वारंटो? क्यों वारंट हाँ वारंटो जो भी। हाँ वो उत्प्रेक्षण। साइलेंट इसका नाम है। हिंदी सही देखे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो तो इनको याद हो जाए। अपना अल्टीमेट गोल क्या है? सबको याद है। माइनॉरिटीज़ के अंदर है, उनके साथ इनको क्या स्पेशल प्रोविजन इनसे माइनॉरिटी के साथ क्या नहीं हो? भेदभाव नहीं, इसलिए क्या दोनों को नहीं आज तो बताते। दोनों मेजोरिटी में नहीं नहीं मेजोरिटी के अंदर वैसे देखा जाए, ऑफिशियल देखा जाए तो मेजोरिटी के अंदर नहीं है, मेजोरिटी के अंदर अपन है। लेकिन वैसे देखा जाए कि अपन में दोनों में थोड़ा काम चला लेता हूँ तो फिर क्या है? दोनों सेम है। लेकिन फिर भी क्या होगा? मैंने तो उसमें तो बोल दिया। तो फिर आर्टिकल 14 क्या हो रहा है? 15 का क्या हो रहा है? आनंद क्या हो रहा है? आनंद अगर मैं क्या नहीं करूँगा इंग्लिश के अंदर बात नहीं बताऊँगा तो देख लो। अभी ये ओनली किसके विरुद्ध जारी किया जाता है ये वारंट? जो इसमें तो बताना ही पड़ेगा। if any person in appointed to political or administrative post of which the person is then not eligible then his right can be issued। जो क्या नहीं हो? एलिजिबल नहीं हो। किसके लिए? किसी भी चीज़ के लिए, या पद या उनके लिए क्या नहीं है? एलिजिबल नहीं है। फिर भी क्या होगा? फिर भी क्या कर रहा है? वो वहाँ पे है तो उसको क्या किया जा सकता है? वहाँ से हटाया जाता है। इट इज ओनली इशू अगेंस्ट अपॉइंटेड पर्सन एंड कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट द अपॉइंटिंग अथॉरिटीज। इट कैन नॉट बी इशू इन केस मिनिस्ट्रियल और प्राइवेट ऑफिस। इट इज कैन बी फिल्ड बाई एनी पर्सन इवन इफ नॉट अफेक्टेड। समझ में आई? ये ओनली जो एलिजिबल नहीं है उसको क्या कर देगा? एलिजिबल। ये तेरी एलिजिबल नहीं है जिसको उसको एलिजिबल कर देगा। इलीगल काम है मेरे। संविधान में लिख रहे थे इलीगल काम करो। कर देना किधर मार्टी कर रहा हूँ। इसको बोल रहे एक बार कौन से को? न्याय क्षेत्र को। जुडिडिक्शंस जुडिडिक्शन न्याय क्षेत्र। क्या है? जुडिडिक्शन हाँ बोल एक बार। जुडिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जुडिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 26। किसके अंदर क्या करता है?
कि उसके अंदर वो है ये रिट जारी करता है. Supreme Court is बाध्य bound नहीं है to issue रिट the करने के लिए. right as Article 32 is our fundamental right. बाउंड है किसके लिए? रिट जारी करने के लिए. कौन है? सुप्रीम कोर्ट. ये क्या है अपना? फंडामेंटल राइट है. क्या है? आर्टिकल 32. हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड टू इशू राइट बिकॉज आर्टिकल 26 इज नॉट है फंडामेंटल राइट. वो क्या नहीं है? बाउंड नहीं है. कौन? हाई कोर्ट बाउंड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एक फंडामेंटल राइट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू राइट in the cases of violation of fundamental rights only and not in other matters. Supreme Court क्या कर सकता है? Only violence. क्या हो? Violence नहीं होगा थोड़ा. क्या हो गया? हाँ violation. क्या हो? Violation क्या हो? हिंसा कहाँ पे आ गई? Violence क्या? Violation क्या इनका उल्लंघन हो, उन्हीं के आधार पर क्या कर सकता है? फंडामेंटल राइट्स को वायलेंस के आधार पर क्या कर सकता है? हाँ वायलेंस. वो तो मैं पूरा बोलता हूँ. ये क्या है? हाँ फंडामेंटल राइट्स ओनली एंड नॉट बी ओनली. क्या किया? मतलब उल्लंघन के अलावा और के अंदर जारी नहीं किया. लेकिन हाई कोर्ट के अंदर इनके अलावा भी हाई कोर्ट कैन इशू राइट इन मैटर्स रिलेटेड टू वायलेंस. अब ये निकलेगा नहीं मेरे से, एक बार निकल गया बस. और फंडामेंटल राइट वायलेशन एज वेल अंदर. हाँ ठीक है तू बोलते जाना. ये वायलेंस का जहाँ पे भी आई. ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड एंड इफ आर्टिकल 32 गेट्स सस्पेंडेड देन सुप्रीम कोर्ट इज अनेबल टू इशू ए राइट. समझ में आई? मतलब वो इलेक्शन को नाम बोला है. आर्टिकल 33. अब चले जाओ किसके अंदर? 33 इसके अंदर. तेरा सबसे ज्यादा वायरल होगा इतनी बड़े पढ़ाओगे ना. Parliament can restrict fundamental rights. टावर बीच का मैंने बोलेगा वंदे मातरम. बोल रहे ना. चलो अब हो गया.